जी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 8 ये एग्जाम्स में आ चुका है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में पहले इस माइनस को बाहर निकालें, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, ये अयोटा बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा जी। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया 3 माइनस 2 अयोटा रेज टू पावर -3। अब नेगेटिव की वजह से आप डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट करेंगे, जाहिर बात है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डिनोमिनेटर में ही आपने इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगा देना चाहिए, जो हम पहले भी यूज़ करते रहे। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। 3 का क्यूब 27 आ गया, माइनस का माइनस है, 2 का क्यूब 8 आ गया, और अयोटा क्यूब को हमने पार्शली इस तरह लिख लिया जी। स्क्वायर इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, क्योंकि ये -1 हो जाता है ना, इस वजह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है सारी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखें 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, और 18 को 3 से करेंगे तो 54 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 3s आर 9, 9 2 को किया तो 18 आ गया मल्टीप्लाई करके, और 18 को 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसको माइनस करेगा, और मैं इसको ले जा रहा हूँ किसके पास, 27 के पास, ठीक है। यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर इसको माइनस को प्लस कर देगा, और +8 अयोटा आ जाएगा आपके पास। ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई। अब 27 में से इसको माइनस करें, -9, इनको सॉल्व करेंगे, 8 - 54 तो -46 आ जाएगा आपके पास। अब प्यारे बच्चों आखिरी स्टेप ये रह गया है कि इसका जो कॉन्जुगेट है, कनेक्टिंग साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें आप। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सेम उसी पैटर्न पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 81 आ गया बच्चों, और 46 का स्क्वायर ये आ गया, अयोटा का स्क्वायर ये आ गया। अब ये अयोटा स्क्वायर इस साइन को प्लस कर देगा, और ये दोनों ऐड होके 2197 बन जाएंगे, और ये दोनों टर्म्स हैं उनको हमने अलग भी कर लिया। दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। जी बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे। एक्सरसाइज 1.1 है जी हमारे पास, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेश्चन हैं और यही एग्ज़ाम्स में आते हैं जी। ये एक सेट आपको दिया हुआ है, हमने चेक करना है कि इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब ये क्या होती है ये देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताता हूँ। इस सेट में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, जितने भी होंगे उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ आपको ऐड करना है, और ऑल पॉसिबल आपने आंसर्स निकालने हैं। अगर तो सारे आंसर सेट से बिलोंग कर जाएं, इसी सेट से, तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी हम बोलेंगे कि इसमें होल्ड करती है, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें तो ये देखें 0 + 0 जो है अगर जब आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0H। इसी तरह 0 को -1 के साथ ऐड करें, ये आ गया, -1 को 0 के साथ किया, ये आ गया। लेकिन ये तो ठीक है जी, 0 भी इसमें है, -1 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, ये भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसकी करेक्शन करेंगे हम। तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू ए, ये भी बिलोंग्स टू ए, ये भी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला आंसर आप देखें, -1 को -1 के साथ ऐड करें तो -2 आता है, जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई एक रिजल्ट भी सेट से बाहर चला गया, देन वी विल से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर दिस सेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका रिजल्ट आ गया जी हमारे पास। हम बोलेंगे कि ये वाला जो सेट उसने दिया था, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सेट ए हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी। अब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से भी और एक दूसरे के साथ भी। सो दीज आर ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस। लेकिन यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हुई है, जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों +1 आएगा आंसर, और +1 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो रिजल्ट क्या होगा, सेट ए हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, इसको भी इसी तरह ही हमने करना है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, आप एक दूसरे के साथ इनको ऐड करें। पहले 1 को 1 में ऐड कर लें, 2 आ गया जी। वो लो, पहले वाला रिज़ल्ट ही इसमें नहीं है, ये नीचे वाला जो है रिज़ल्ट ये भी इसमें नहीं है, तो इसमें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड भैया नहीं करेगी, नॉट क्लोज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 को -1 से, -1 को 1 से, या -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देख रहे हैं कि ऑल जो आंसर्स हैं हमारे पास सारे के सारे हमारे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, आउटसाइड कोई भी नहीं गया आंसर। तो इस हवाले से हम बोलेंगे कि इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका बड़ा ही नाजुक मरहला जो है वो शुरू होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं हम वही करेंगे, और मेरे ख्याल में आपको इतने ही करके जाना चाहिए, इस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए ना ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना कुछ आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। मसलन इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, जब हम किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखें, ये हम a इंटू 1 लिखा हो तो a लिख सकते हैं, a लिखा हो तो a इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये याद रखना पड़ेगा आपको इस शक्ल को। ठीक है, इसी तरह किसी भी रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको पता है आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आ जाती है, विच इज़ 1। और इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट साइड अगर हो हमारे पास तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, अगर 1 लिखा हुआ हो तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह बच्चों आप गौर से देखें, 3 एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। तो इसको हम, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस फिर a को c से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें भी डबल एरो का मतलब यही होता है कि आपके पास अगर लेफ़्ट साइड है तो उसकी जगह राइट लिख सकते हैं, अगर राइट है तो आप उसकी जगह लेफ़्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ये एक नई चीज़ होगी आपके लिए, ये 2 फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो याद रखिएगा जब भी हम 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप यूँ समझ लें कि ये 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, इसकी जगह हम सिंगल लिख सकते हैं। अगर सिंगल फ्रैक्शन हमारे पास हो उसकी जगह हम इस तरह डबल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है। इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको पता है अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी और नीचे भी, तो इससे फ्रैक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो हम यूँ लिख सकते हैं, अगर ये वाली पोजीशन हो तो यूँ लिख सकते हैं। ये एक्चुअली इक्वलेंट फ्रैक्शन होती हैं ये, इसको। ठीक है, लेकिन हम इसको बोलेंगे इस तरीके से, इस तरह लिखना, या इसको इस तरीके से लिखना, इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये नाम बस याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टी का नाम लाजमी लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी 1.1 का, इसका पहला पार्ट मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। ये हमने प्रूव करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो लेफ्ट साइड से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें, एक सिंगल फ्रैक्शन है, मैं इसकी जगह 2 फ्रैक्शंस बना दिए हैं। वो कैसे जी? ये देखें आपके सामने है, a है, इसको a ओवर 1 लिख दें, c है, नीचे है ना, तो इसको 1 ओवर c लिख दें जी। तो एक फ्रैक्शन से 2 बनाना, इसको क्या कहते हैं? रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसी तरह इधर भी आप ये करेंगे, b ओवर c को आपने इस तरह 2 तरह से लिख दिया। अब इसमें देखें एक फ्रैक्शन कॉमन आ रही है, इसको कॉमन जब निकालेंगे तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली शक्ल बन गई है, तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे लिख देना है। इसके बाद आप देखें ये भी एक फ्रैक्शन है, आप ऐसा करें, इसको भी नीचे 1 लिख के, किसी भी चीज़ के नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो ये भी एक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो आपने किया क्या फिर? आपने ये देखें 2 फ्रैक्शंस हैं, ये हमारे पास आ गई हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल फ्रैक्शन बना ली है। इस तरह का जो अमल होता है उसको क्या कहते हैं? रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। यानी 2 फ्रैक्शन से सिंगल बनाना मल्टीप्लाई करके, इसको ये देखें यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था, 2 को मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाना और सिंगल से 2 बना लेना। दोनों सूरतों में हम
यही लिखेंगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कहेंगे ये तो सिंपल हम एलसीएम से भी कर सकते थे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ज़रूरी है बेटा। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे। इसको राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, मैंने इसकी दो बना ली जी। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्लियर है। इसके बाद आप ज़रा देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब आपने यूज़ करनी है, यानी ये जो बाहर वाला नंबर है इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली स्टाइल हो गया, ठीक है ना, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसको ध्यान से देखें, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसकी दो बनाने लगा हूँ जी, 1/b एंड 1/d, और इसकी जगह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, ए डी इज इक्वल टू डी ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इस पे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन लगाया, इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, इसके भी ऊपर आपने रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन लगाना है और बी सी को आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब ये ख़ास क्या हमने किया क्या है, क्या टिपिकल हमने शेप बनाई है, तो इसका फ़ायदा भी आपको नज़र आने वाला है जी। क्या फ़ायदा होगा जी, ये देखें जी, ये इतना हिस्सा गौर से देखिएगा जी, ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जी, देखा इनकी जगह 1 आ जाएगा जी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। इसी तरह ये वाला जो स्टेप है इसमें आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है जी, ठीक है, या इन दोनों की पोजीशन, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो गई यहाँ पे, ताकि 1/b जो है वो b के पास आ जाए और इसकी जगह पे 1 आ जाए। तो ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन 2-3 सवालों के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ये 1/b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/b आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी यहाँ पे। फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके आपने ये सिंगल फ्रैक्शन बना दी, तो ये रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन आ गया जी। तो मैं ये पहले इसको सारे को मैं आपको एंड तक ले जाके आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हुई हैं जी। इसी तरह ये देखें, यहाँ से 1 आ चुका था, 1/d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/d ही आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप। उसके बाद फिर ये दो फ्रैक्शंस को आपने सिंगल में चेंज कर दिया, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो ये दोनों के लिए मैंने इकट्ठा लिख दिया है। तो ये देखें, प्रॉपर्टीज़ का नेम लिखना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। ये सबसे अहम सवाल है जी 1.1 का, इसी स्टाइल में होगा जी, और ये अक्सर एग्जाम्स में आया हुआ जी। इसको भी उसी तरह ही आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इसमें सबसे पहले मैंने 16 के फैक्टर बनाए हैं, ये देखें 4 × 4, तो आगे मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है फैक्टराइजेशन, ये भी याद रखिएगा नाम, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कॉमन निकाला है, तो कॉमन निकाल के जब हम ब्रैकेट बनाते हैं ना इस तरह, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉमन निकाल लिया जी। इसके बाद ये जो 4 है, ठीक है जी, और ये 1/4, ये नीचे वाला जो 4 है ये 1/4 हो गया, और ये 4 यहाँ पे आ गया। तो आप यूँ समझ लें कि मैंने सिंगल फ्रैक्शन की दो फ्रैक्शंस बना दिए हैं जी। तो क्या होगा, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। इसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये 1 आ जाएगा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टी आ गई। और 1 को जब हम किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है वही आंसर आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की है यहाँ पे आपने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और स्टेप इतने ज़्यादा नहीं है, और पेपर में अक्सर ये आया हुआ है जी। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी, ये हमारा तकरीबन मेरे ख्याल में इस टाइप का आखिरी सवाल होगा जी। गौर से देखिएगा, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको सबसे पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, और आपको याद होगा a.a इक्वल टू a होता है। तो a की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी का नाम है जी। तो ये आगे जी, इसके आगे आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ के नेम नहीं लिखे हुए, लेकिन आप गौर से जैसे जैसे वीडियो आप देख रहे हैं पॉज करके लिखते जाइएगा अपने पास राइटिंग करते हुए। इसके बाद बच्चों 1 की जगह मैंने ये लिख दिया जी, ठीक है जी। आपको पता है जी a.1/a किसके बराबर होता है जी, 1 के। तो ये दो चीज़ ये लिखी हुई थी, मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 की जगह जो है, अब 1 की जगह मैंने इन दो को लिख दिया जी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया जी, ये आपको एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है,
ये इसकी 2 फ्रैक्शंस बना दिए जी। आप यूँ समझ, इसके नीचे 1 लिख लें आप, ठीक है। न्यूमरेटर को लेके अलहदा से फ्रैक्शन बन गई, डिनोमिनेटर को लेके अलहदा से फ्रैक्शन बन गई। तो इसके लिए आप लिखेंगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ज़रा गौर से देखिएगा। आपने 20 इंटू 1/20 ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है जी। टोटल 4 टर्म्स मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं आगे पीछे। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यही काम किया है। या यूँ कर लें आप, ये वाली जो 2 हैं इनके ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लें आप। इसकी साइड इधर आ जाएगी, इसकी साइड इधर आ जाएगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर लें आप, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आगे हम इस 20 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे आप। इसी तरह ये 20 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा 20 के आपने 2 फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पर भी आपने 2 फैक्टर बनाने हैं, लेकिन यहाँ आपने 5 इंटू 4 लिखा है, यहाँ पे आपने 4 इंटू 5 लिखा है। तो फैक्टराइजेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, लेकिन ये ज़रा ध्यान से, ताकि 4 जो है 1/4 के पास आ जाए और 1/5 के पास पहले करीब में 5 होना चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों ये किया क्यों, उसकी वजह ये देखें, इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा जी 1 आएगा, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, और इसकी जगह अगले स्टेप में ये सारा मैंने यही काम किया हुआ है। तो इसकी जगह आपने, यानी इस स्टेप के बाद आपने आगे लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी यहाँ पर भी और इन सब पे भी। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अगले 2 स्टेप मैंने यहीं पे कर दिए हैं। ये 5 + 4 आ जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। और ये नीचे 5 - 4 आ जाएगा जी। 5 - 4 जो है वो 1 होता है, और ये 9 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 9 आ गया आपके पास जी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये आप देख सकते हैं पेज 9 पे एग्जाम्पल है, और ये पेपर में एक दफ़ा आई हुई है। हमने ये प्रूव करना है कि किसी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है जी, ठीक है। तो ये मैं लेफ्ट साइड से प्रूव कर रहा हूँ। ए वैसे लिख दें और 0 की जगह आप इसको लिखेंगे। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी। 1 + -1 एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आगे आपने क्या करना है जी, ये 1 - 1 आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये आपने लिखना है जी आगे। फिर उसके बाद ये 1 - 1 बन जाएगा ना। अब आप गौर से देखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये यहाँ पे यूज़ होगी, लेकिन आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें या प्रॉपर्टी लिख दें बस। तो ये मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया जी। तो जाहिर बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ए आ गया, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ए आ गया। तो इसी तरह ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसी तरह ये देखें, इधर दरमियान में माइनस था, मैंने प्लस लगा के माइनस इसके साथ अटैच कर दिया है, यूँ भी हम लिख सकते हैं। तो इसको भी हम डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं जी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद लास्ट में देखें रियल नंबर, ये उसका नेगेटिव है, ऐड करें तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके 0 आंसर आ जाएगा जी। तो ये इस तरह प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कि जब 2 रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और 0 आंसर आ जाए, ठीक है। तो फिर हमने प्रूफ क्या करना है कि फिर ये दोनों रियल नंबर्स, इनमें से या तो ये वाला पहले वाला 0 होगा या फिर ये दूसरे वाला 0 होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ये प्रूव करना है हमने। तो इसको हम प्रूव करने लगे हैं जी। इसको ऐसे मैं लेके चलूंगा, इसी इक्वेशन में दोनों तरफ आपने 1/a से मल्टीप्लाई करवा देना है जी, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो राइट साइड से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आ जाएगा। इधर ये 1/a जो है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लिकेशंस हैं, लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है, मैं फर्स्ट 2 पे लगा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगेगी, तो यहाँ से फिर आंसर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 1 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ लिख दिया इस स्टेप में, और इस स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देना है। इसके बाद आप ये देखें 1
बी आपको पता है बी के ही बराबर होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया है वो आपके सामने है कि बी की वैल्यू 0 आ गई आपके पास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर यहाँ से इसके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, अगर तो आप ये लेट करें स्टार्ट में इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि अगर 0 के इक्वल नहीं है, ए नॉन ज़ीरो है, तो फिर ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो अगर ए जो है वो 0 नहीं है तो फिर रिजल्ट हमने क्या निकाला, तो फिर कहता है बी लाजमी फिर 0 होगा। अब अगले हिस्से में क्या होगा कि हम लेट करेंगे कि जी बी जो है वो 0 नहीं है, तो फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा फिर भाई ए 0 है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने बाकायदा तौर पर किया तो नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको सिमिलरली लिख देना है। देखें यही वो कह रहा है, सिमिलरली इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन प्रूव दैट ए विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह दोनों साइड से हो गया कि अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 के बराबर है देन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यही हमने प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन हैं बच्चों बहुत ही आसान है, ये देखिएगा अभी आपके सामने है।